नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। बुलेटिन में सबसे पहले बात उत्तराखंड में होने वाली 200 करोड़ की शादी पर मचे बवाल की। तो ओली में गुप्ता परिवार की शादी पर हाईकोर्ट ने बेहद तीखी टिप्पणी की है और ओली में हेलीकॉप्टर उतारने पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि अगर हेली से जाना है तो आसपास के सरकारी हेलीपैड को अनुमति से ही यूज किया जा सकता है। अब सुनवाई आज के लिए टाली गई है, लेकिन कोर्ट ने सरकार से बेहद तीखे सवाल किए हैं और ये पूछा है कि पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। कोर्ट ने सरकार से ये भी पूछा है कि ओली और आली बुग्याल एक ही है या अलग अलग है, और अगर ऐसा ही है तो इसमें हाईकोर्ट के पूर्व आदेश का उल्लंघन भी माना जा सकता है। क्यों ना जो एडवर्स सोशल इम्पैक्ट है उसके लिए अभी टेंटेटिव एक 5 करोड़ रुपए आप लोगों से जमा कराएं, जिसपे उनके द्वारा एक आगे से 2 करोड़ कर दिया जाए और हमें 2 दिन का टाइम दिया जाए। कोर्ट ने इस सब पे विचार करने के लिए कल की तारीख लिखी है। और देखिए, हेलीकॉप्टर को लेकर बात उठी थी जिसपे ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश की कि हेलीकॉप्टर है वहाँ पे, जबकि ये बताया गया कि वहाँ पर ओली के अंदर कोई हेलीपैड नहीं है और इनके द्वारा अगर कोई बनाया गया तो उन्होंने कहा वो परमिसेबल नहीं है। आखिर क्या है ये पूरा मामला और कैसे हाईकोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है, देखिए इस रिपोर्ट में। भाई 200 करोड़ का सवाल है। अब इसके लिए कुछ नियम कायदे बदल दिए जाएं तो क्या हर्ज है? पर्यावरण को नुकसान भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? कुछ इसी तरह के तंज विपक्ष त्रिवेंद्र सरकार पर कस रहा है, क्योंकि गुप्ता बंधुओं के बेटों की हाई प्रोफाइल शादी इकोलॉजिकल सेंसिटिव इलाके में होने जा रही है और शादी को लेकर सूबे की सरकार ने रेड कार्पेट बिछा रखी है। मूल रूप से यूपी के सहारनपुर के रहने वाले दक्षिण अफ्रीका के बड़े कारोबारी गुप्ता ब्रदर्स के बेटों का शादी समारोह 18 जून से 22 जून तक ओली में होगा, जिसमें कई देसी विदेशी मेहमान शिरकत करेंगे। 200 करोड़ की शादी में करीब 200 हेलीकॉप्टर मेहमानों को लाने के लिए तैनात रहेंगे। अब पर्यावरण को होने वाले नुकसान को देखते हुए एक जनहित याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई पर सरकार को हाईकोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने पूछा, ओली में शादी की इजाजत किसने दी? एक परिवार की खातिर आप देश को दांव पर लगा देंगे? वहाँ हेलीपैड बनाया गया है, कितने पेड़ काटे गए? पर्यावरण नुकसान के एवज में गुप्ता बंधुओं से 5 करोड़ रुपए जमा करा दिए हैं या नहीं? इस मामले में अब मंगलवार को भी सुनवाई होगी। कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए ओली से उड़ान भरने पर फिलहाल रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने राज्य प्रदूषण बोर्ड के सचिव को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सरकार से अभी तक हुए नुकसान और होने वाले संभावित नुकसान का आकलन कर बताने को भी कहा है। कोर्ट ने ये भी पूछा है कि ओली और आली दोनों एक ही हैं या अलग अलग। हाईकोर्ट ने शादी का जिम्मा संभालने वाली इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी निर्देश दिए हैं कि शादी में लगने वाले हीटर, जनरेटर, गैस सिलेंडर समेत सभी का ब्यौरा दे। न्यूज 18 के लिए चमोली से प्रभात के साथ नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। और टिहरी से बड़ी खबर है, सकलाना में 2 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है। मजगांव और लामकंडा में उतरे 2 हेलीकॉप्टर्स ओली में गुप्ता बंधुओं की शादी के मेहमानों को छोड़कर आ रहे थे। हेलीकॉप्टर मौसम खराबी के चलते हुई इमरजेंसी लैंडिंग, मौसम साफ होते ही देहरादून के लिए हुए रवाना। तो आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने कल ही हेलीकॉप्टर लैंडिंग पर रोक लगाई है ओली में, और इसी बीच खबर है कि सकलाना में 2 हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई है जो ओली में गुप्ता बंधुओं की शादी के मेहमानों को छोड़कर आ रहे थे। और अब बीजेपी का इस मामले पर कहना है कि इस तरह की शादियों से टूरिज्म इंडस्ट्री बढ़ेगी, ना कि नुकसान होगा। वहीं पर्यटन कारोबारियों का कहना है कि नियम कानून छोटे कारोबारियों के लिए हैं, अमीरों के लिए कोई नियम नहीं है। जब स्विट्जरलैंड में कोई शादी होती है डेस्टिनेशन वेडिंग, तब कोई कहानी क्यों नहीं आती? कि दुनिया में और भी तो जगह हैं जहां डेस्टिनेशन वेडिंग होती है, वहां कहानियां खड़ी नहीं होती। लेकिन जब मेरे उत्तराखंड में होता है, मेरे मुख्यमंत्री कोई कोशिश करता है तो लोग सवाल उठाना खड़े करते। अब हमें यह भी सचेत रहना पड़ेगा, कहीं ये सवाल उठाने वाले लोग पर्यावरण हमदर्द के नाम पे कहीं दलाल तो नहीं है जो कहानी बताने की कोशिश करें। हम इसका विरोध आउट एंड आउट डेस्टिनेशन मैरिज डेस्टिनेशन उसके लिए नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं क्लैरिटी नहीं है। अब किस क्लैरिटी के साथ, क्या आपकी इकोलॉजिकल बैलेंस की आपकी क्या पॉलिसी है, कैसे लोकल इन्वॉल्वमेंट इसमें होगा, क्या रिटेनमेंट होगा, पैसा हमारे पास लोगों के पास आएगा या बाहर की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी कमाएगी चले जाएगी। और अगर जीएमवीएन इस तरह की चीजों को करने के लिए सक्षम है तो जीएमवीएन के पास हम लोग तो इतने सौभाग्यशाली हैं, हमारे पास उत्तराखंड में हिमालय, इंडियन हिमालय में 10 ओली जैसे डेस्टिनेशन हैं।
भले ही औली में गुप्ता बंधुओं की शादी से जुड़े पर्यावरणीय नुकसान को लेकर हंगामा जारी है, वहीं दूसरी तरफ ओली में होने जा रही सहारनपुर मूल के गुप्ता बंधुओं के बेटों की शादी को लेकर सोमवार को जोशीमठ सुनील गांव के गुप्ता बंधुओं की ओर से स्थानीय लोगों को मांगलिक भोज कराया गया। तो वहीं इस मौके पर जाहर सम्राट प्रीतम बर्तवान ने भी उत्तराखंडी संस्कृति के साथ अपने गीतों के माध्यम से यहां आए मेहमानों को झूमने पर मजबूर किया। कल भी गुप्ता बंधुओं ने अलग गांव में मांगलिक भोज दिया था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता भारती सकलानी देहरादून से जुड़ गई हैं। भारती, हमने कल भी देखा कि हाई कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई है, उन्होंने हेलीकॉप्टर लैंडिंग पर भी रोक लगा दी है। तो आज जो सुनवाई होने वाली है, क्या लगता है कि हाई कोर्ट कोई कड़ा फैसला ले सकता है? बिल्कुल, नजरें इसी पर है कि कुछ बड़ा फैसला इस पर हो सकता है मनु। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि पूरी तरह से तैयारियां यहाँ पर जोर शोर से चल रही हैं। टिहरी में देखिए आप, इमरजेंसी लैंडिंग यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन अब भी संशय बरकरार है। हाईकोर्ट ने जिस तरीके से कहा है कि 5 करोड़ रुपया यहाँ पर जमा कराया जाए, जो नुकसान हो सकता है इससे, लेकिन गुप्ता बंधु ये बात यहाँ पर कह रहे हैं कि उनकी तरफ से सिर्फ 2 करोड़ रुपया ही वो जमा करवा सकते हैं। तो इस पर भी कहीं ना कहीं बात यहाँ पर आके टिकी हुई है कि कोर्ट का रुख क्या होता है इस पूरे मामले में, औली बुग्याल है या नहीं, इस पर भी आज कोर्ट में सुनवाई होगी। तो आज का दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहां गुप्ता बंधु तैयारी जोर शोर से वहां पर कर रहे हैं, मेहमानों के आने का सिलसिला बताया जा रहा है कि वहां पर जारी है, और आज कोर्ट का रुख इसमें देखना दिलचस्प होगा कि कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट। जी भारती, तो हमने देखा है कि उत्तराखंड में जो बुग्याल हैं, वहां पर जो स्थानीय लोग हैं जो उनको पाल पोसते हैं, वो भी नाइट स्टे नहीं करते, इसकी अनुमति नहीं है। लेकिन वहां पे तो पूरा शादी के लिए मजमा लगा दिया गया है। बिल्कुल, और गुप्ता बंधुओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने परमिशन ली थी, प्रशासन की तरफ से उन्हें परमिशन दी गई है, और उन्होंने पैसा भी इसके लिए बाकायदा जमा करवाया है। गुप्ता बंधुओं ने ये भी कोर्ट में दलील दी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सिर्फ उन्होंने यहाँ पर एनओसी दी है, अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया है। पैसे की बात यहाँ पर अभी तक साफ नहीं हो पाई है, और इस पर भी कोर्ट में कल बात यहाँ पर हुई थी। तो जो स्थानीय लोग हैं वो इसी बात का विरोध कर रहे हैं कि वहां पर वनस्पतियों को नुकसान हो सकता है, जो हमारी वन संपदा है उनको नुकसान हो सकता है, वहां पर नाइट स्टे अलाउड नहीं है। लेकिन शादी के लिए किस तरह से यहां पर पूरी तैयारी की गई, पहले जिला प्रशासन को खबर नहीं हो पाती है, भनक वहां पर नहीं लग पाती है आसपास के लोगों को, और पूरा एक टेंट हाउस वहां पर बसा दिया जाता है। ये जो पूरा मामला था, इसी वजह से जो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज भी इस मामले में हाई कोर्ट पे सुनवाई होगी। हाई कोर्ट पहले ही सख्त रुख अपना चुका है, तो आज देखना होगा कि हाई कोर्ट आज क्या बोलता है। उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से आज भी मुलाकात। यूनाइटेड क्रिकेट एसोसिएशन के संजय गुसाई करेंगे मुलाकात। सीईओ पदाधिकारियों के साथ टीम से भी करेंगे मुलाकात। सुबह 9 बजे उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक कमेटी के सामने रखेंगे पक्ष। सोमवार को बीसीसीआई के एफिलिएशन के साथ हुई थी मुलाकात। यूसीए ने मांगी बीसीसीआई की पूर्ण मान्यता। तो उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों से आज भी मुलाकात होनी है। यूनाइटेड क्रिकेट एसोसिएशन के संजय गुसाई आज मुलाकात करेंगे। सीईओ पदाधिकारियों के साथ टीम से भी मुलाकात करेंगे। सुबह 9 बजे उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन के निदेशक कमेटी के सामने अपना पक्ष रखेंगे। आपको बता दें कि सोमवार को भी बीसीसीआई एफिलिएशन के साथ मुलाकात हुई थी, और यूसीए ने इस पर बीसीसीआई की पूर्ण मान्यता मांगी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रॉबिन सिंह चौहान जुड़ गए हैं। साथ ही साथ विश्लेषण के लिए असिस्टेंट न्यूज एडिटर भोला दत्त असनोड़ा जी भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले रॉबिन, आपके पास आऊंगी। कल मीटिंग में क्या हुआ था, आज क्या होने वाला है, पूरा विस्तार से बताइए। देखिए, बीसीसीआई की टीम 2 दिवसीय दौरे पर इस समय देहरादून में है, और चूंकि एकीकरण की बात इस समय ये चल रही है कि सारी एसोसिएशन एक हो जाएं और एक मान्यता एसोसिएशन को दे दी जाए, ताकि जो उत्तराखंड का जो क्रिकेट है वो जो है बदस्तूर जारी रहे। लेकिन स्थिति ये बनी हुई है कि अभी फिलहाल किसी तरह की सहमति एसोसिएशंस के बीच नहीं बन पाई है एकीकरण को लेके। 4 एसोसिएशंस हैं, जिसमें 2 एसोसिएशंस की कल मीटिंग हुई है और 2 एसोसिएशंस की आज
सुबह 9 बजे से फिर दोबारा से मीटिंग है। लेकिन एक एसोसिएशन जो उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन है, उन्होंने ये साफ कह दिया है कि वो किसी भी हाल में जो है बाकी जो एसोसिएशंस हैं उनके साथ उन एकीकरण पर मानने वाली नहीं है। लेकिन कल जो है बीसीसीआई ने कुछ एक क्वेश्चनायर दिया हुआ था एसोसिएशंस को, अलग अलग प्रश्न थे उसमें, और जो एसोसिएशन है उनकी डिटेल्स उसमें मांगी गई थी, जैसे उनकी ऑडिट रिपोर्ट मांगी गई थी, उनके इलेक्शंस का ब्यौरा मांगा गया था, इस तरह की तमाम चीजें उनसे मांगी गई थी। और इसके अलावा जो फ्यूचर प्लानिंग क्या है क्रिकेट को लेकर उन एसोसिएशंस की, तो उस विषय में बातचीत हुई है 2 एसोसिएशन से, और 2 एसोसिएशन से आज उनकी बातचीत होनी है बीसीसीआई की टीम की तरफ से। अंशुमन गायकवाड़ जो कोच रहे हैं इंडियन टीम के, इसके अलावा सबा करीम जो है पूर्व क्रिकेटर इंडिया की टीम से खेले हुए, वो पहुंचे हुए हैं और वो बातचीत कर रहे हैं इन तमाम एसोसिएशन से। आपको बता दूं, इसका बैकग्राउंडर ये है कि एक कंसेंसस कमेटी बनाई गई थी पिछले साल जब मान्यता दी बीसीसीआई ने। तो उस कंसेंसस कमेटी का कार्यकाल जो है वो पूरा हो गया है, और अब बीसीसीआई ने ये साफ कह दिया है कि अब वो कंसेंसस कमेटी से काम नहीं चलाने वाली है, वो मान्यता देगी या एसोसिएशंस को एक फेडरेशन बनानी होगी। तो फेडरेशन की बात पर तो किसी भी एसोसिएशन ने सहमति नहीं जताई है, लेकिन एकीकरण को लेकर कवायद चल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि 3 एसोसिएशन ने सैद्धांतिक सहमति अपनी दे दी है, लेकिन एक जो उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन है वो उसका ये साफ तौर पर कहना है, जैसे कल भी हमारी बातचीत हुई, उनका साफ तौर पर ये कहना था कि वो किसी भी हाल में दूसरी एसोसिएशंस के साथ एकीकरण नहीं करने वाली हैं। तो आज देखना होगा, आज भी 2 एसोसिएशंस जाएंगी, उनसे भी प्रेजेंटेशन और एक ही जो क्वेश्चनायर दिया है उस पर बातचीत होगी, और फिर उसके बाद जो है कुछ निर्णय इस पर निकल पाएगा। जी बिल्कुल रॉबिन, तो हमारे साथ विश्लेषण के लिए भोला दत्त असनोड़ा जी भी हैं। भोला जी, आपसे यही समझना चाहेंगे, क्योंकि काफी वक्त से कोशिश चल रही है, आखिर मान्यता ना मिलने का असली कारण क्या है, क्यों दिक्कतें हो रही हैं? मान्यता नहीं मिलने का जो असली कारण है मनु, ये इन क्रिकेट एसोसिएशन का अहम है। ये चारों क्रिकेट एसोसिएशन पिछले 18 साल में उत्तराखंड के क्रिकेटरों की 4 पीढ़ियों का कैरियर बनने से पहले ही खत्म कर चुकी हैं। पिछले साल किसी तरह 3 एसोसिएशन एक हुई, जिससे बीसीसीआई ने इन्हें टेम्परेरी मान्यता दी, जिसमें पिछले सीजन में उत्तराखंड की क्रिकेट टीमें विभिन्न आयु वर्गों में बीसीसीआई की प्रतियोगिताओं में खेल पाई। और मनु, मैं बताऊं, जो पिछले सीजन में उत्तराखंड के खिलाड़ियों का प्रदर्शन था उसने राष्ट्रीय स्तर पर तहलका मचा दिया। चाहे करणवीर कौशल हों, जिन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में सबसे तेज दोहरा शतक बनाया, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और रोहित शर्मा भी ऐसा नहीं कर पाए थे जो करणवीर कौशल ने किया। दीपक धपोला ने 50 के करीब विकेट लिए रणजी ट्रॉफी में। सनी सिंह का बहुत शानदार प्रदर्शन था। पीयूष जोशी, आर्य सेठी, वैभव भट्ट, गिरीश रतूड़ी, अवनी सुधा और सुमित जुयाल, इन लोगों ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी चमक बिखेरी है पिछले साल जब इन्हें मौका मिला। और पिछले 18 साल से उत्तराखंड के क्रिकेटर ऐसे मौकों की तलाश में थे जो नहीं मिल पाए थे उन्हें। अगर ये क्रिकेट एसोसिएशन एक हो जाती, बीसीसीआई की मान्यता मिल जाती, तो ऋषभ पंत, मनीष पांडे, उन्मुख चंद, पवन नेगी, पवन सुयाल और अभिमन्यु ईश्वरन जैसे खिलाड़ी उत्तराखंड से खेल रहे होते, और राष्ट्रीय स्तर पर बीसीसीआई की प्रतियोगिताओं में उत्तराखंड की धमक देखी जाती। महेंद्र सिंह धोनी जैसे बहुत सारे क्रिकेटर भारतीय टीम को मिलते, लेकिन इन चारों क्रिकेट एसोसिएशनों के अहम ने सारा पलीता लगा दिया। अभी भी समय है, अगर ये मान जाएं तो उत्तराखंड क्रिकेट बहुत ऊंचाई पे जा सकता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपने अहम के कारण ये लोग अभी भी मान जाएंगे, क्योंकि बीसीसीआई मैं देखता हूं कि हर साल इनके पास आती है कि क्या आप एक हो गए, हम मान्यता देने को तैयार हैं, लेकिन हर बार बीसीसीआई के पदाधिकारियों को निराश होकर लौटना पड़ता है। इस मीटिंग में भी मुझे लग रहा है ऐसा ही होगा, और इनको क्रिकेट और उत्तराखंड के क्रिकेटरों से ज्यादा अपनी दुकानें चलाने की पड़ी हुई है, जिस कारण ये एक नहीं हो पा रही हैं। और मेरा तो उत्तराखंड के क्रिकेटरों को सुझाव है कि ये जो उत्तरांचल क्रिकेट एसोसिएशन है, जो ये अभी भी विरोध पे अटकी हुई है, इसका उन्हें बहिष्कार कर देना चाहिए और बीसीसीआई को लेटर लिखना चाहिए कि हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, आप ये जो 3 एसोसिएशन हैं इन्हीं से मान्यता दिला दीजिए। मनु।
जी, बहुत शुक्रिया आपका भोला दत्त असनोड़ा जी इस तमाम विश्लेषण के लिए। रॉबिन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एसटीएफ कुमाऊं की टीम ने उधम सिंह नगर की किच्चा तहसील के पुलभुट्टा क्षेत्र से 3 पिस्टल और 1 सेमी ऑटोमेटिक बंदूक के साथ बरेली के एक हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने इस शातिर हथियार तस्कर से हथियारों की 6 मैगजीन भी बरामद की है। एसटीएफ द्वारा गिरफ्तार किया गया ये शातिर तस्कर बरेली के बहेड़ी क्षेत्र का रहने वाला है और लंबे समय से कुमाऊं मंडल के कई जनपदों में अवैध हथियारों की सप्लाई कर रहा था। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार तस्कर के खिलाफ पुलभट्टा थाना में शस्त्र अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। सड़क किनारे या किसी भी जगह पर अब भंडारा या प्याऊ लगाना आसान नहीं होगा। धर्मार्थ का ये काम आपको उल्टा भी पड़ सकता है। अक्सर सड़क किनारे भंडारा या ठंडई के स्टॉल लगाना आम बात हो गई है। इससे कई मीटर दूर तक प्लास्टिक कचरे का ढेर लग जाता है। वन एवं पर्यावरण मंत्री ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। मंत्री ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की बैठक बुलाकर बोर्ड को प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को पत्र लिखकर दिशा निर्देश जारी करने को कहा है। अब प्याऊ या भंडारा लगाने से पहले संबंधित व्यक्ति को डीएम से लिखित रूप में परमिशन लेनी होगी। इस शर्त के साथ ही वह प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करेगा और गंदगी नहीं फैलाएगा। नियम का पालन न करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन ये सुनिश्चित कर ले कि जहां भी प्याऊ लगाया जा रहा है, जहां भी ठंडाई देने के लिए धर्मार्थ कार्य किया जा रहा है, वहां बिल्कुल प्लास्टिक का प्रतिबंधित किया जाए। प्लास्टिक का प्रयोग नहीं किया जाएगा और जो भी कचरा या गंदगी की जाएगी, जो व्यक्ति प्याऊ लगा रहा है, जो व्यक्ति भंडारा लगा रहा है, वो ये सुनिश्चित करेगा कि वहां कोई गंदगी नहीं करेगा। अक्टूबर 2017 में गठित पलायन आयोग ने सोमवार को अपनी दूसरी वार्षिक रिपोर्ट पेश की। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अल्मोड़ा जिले में पलायन को लेकर बनाई गई आयोग की रिपोर्ट को रिलीज किया। रिपोर्ट के मुताबिक अल्मोड़ा में सल्ट ब्लॉक में सबसे ज्यादा पलायन हुआ। अल्मोड़ा जिले पर रिलीज की गई पलायन आयोग की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के अनुसार जिले के 11 विकासखंडों में से 7 ब्लॉकों में अभी भी पलायन लगातार जारी है। जिले के 80 गांव ऐसे हैं जहां 2011 की जनगणना के बाद 50% तक पलायन हुआ। सबसे ज्यादा पलायन सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य के कारण हुआ। साथ ही बताया गया कि अगले 1 साल अब पिथौरागढ़ और टिहरी जिले पर आयोग का फोकस रहेगा। आज पलायन आयोग की द्वितीय बैठक थी जिसमें माननीय सीएम साहब अध्यक्ष हैं और उसमें पिछले 1 साल में जो पलायन आयोग ने काम किया उसकी समीक्षा की गई और अगले 1 वर्ष में क्या करना है उसके लिए उसकी रूपरेखा तैयार की गई। उसके तहत हम टिहरी और पिथौरागढ़ जिले में काम करेंगे और ग्रामीण विकास और कृषि और पशुपालन विभाग की समीक्षा करेंगे। और सीएम साहब ने ये भी कहा कि जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं हमारे पास, जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी भी आप संकलन करिए, उनके चाहे डॉक्यूमेंट्री बनाइए, चाहे उनके एक छोटी सी उन पर कोई किताब बनाइए और उनका जो है अक्टूबर-नवंबर में कोई एक सम्मेलन करके और जिससे कि लोग सीखें। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी निर्देश दिए हैं कि अब जो सुझाव आए हैं पलायन आयोग के वो उसके लिए एक समिति बनाया जाए। पलायन आयोग एक समिति बनाएगा और अलग अलग विभागों के साथ बैठकर कैसे उन सुझावों को धरातल पर उतारना है ये विभागवार जो है देखा जाए। आखिरकार लोकसभा चुनावों में हार के बाद कांग्रेस हार पर मंथन करने जा रही है। मंगलवार यानी आज पार्टी की बैठक होगी जिसमें प्रभारी, सह प्रभारी, लोकसभा प्रत्याशी, जिला अध्यक्ष, विधायक और विधायक प्रत्याशियों को बुलाया गया है। हालांकि जमीनी कार्यकर्ताओं से दूरी को लेकर सवाल भी उठने लगे हैं। खुद पार्टी के नेता कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर समीक्षा होनी चाहिए थी, लेकिन संगठन से जुड़े लोग कह रहे हैं कि जब कार्यकारिणी बनेगी तब बैठक में सभी को बुलाया जाएगा। देहरादून में पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही प्रचंड गर्मी से दून वासियों को सोमवार शाम हुई बारिश से राहत मिलेगी। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी पहाड़ी इलाकों में बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं, जबकि मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है। तो आपको बता दें कि सोमवार को बारिश हुई देर शाम और ऐसा अनुमान जताया जा रहा है कि आज भी बारिश और ओलावृष्टि हो सकती है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।